सेक्शन 132 बात करता है एनएफआरए की, राइट। नफरा, बहुत ध्यान से। कंसेप्ट क्या है साहब? तो सेक्शन नंबर 132 बनाया गया है एनएफआरए को, और एनएफआरए एक अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी का काम है टू चेक द वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। खासकर से हमारे काम को ये चेक करने वाली अथॉरिटी है कि भाई हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, हमने एसेस का कंप्लायंस किया है नहीं किया है, प्रॉपरली ऑडिट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑडिट किया है नहीं किया है। तो ये सारा का सारा काम कौन चेक करता है? एनएफआरए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो भाई एनएफआरए को पावर है कि वो सीए के अगेंस्ट में केस फाइल करके इम्प्रिजनमेंट का प्लस फाइन लगाने का प्लस आपकी सीए की प्रैक्टिस से आपको रिमूव करने का भी इनको राइट है, नफरा को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? 132। और क्या पढ़ना है हमको इस सेक्शन में? हमको ये पढ़ना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कितने पर्सन रहेंगे, कहाँ कहाँ से यहाँ पर्सन आने वाले हैं, कौन अपॉइंट करने वाला है, इनकी सैलरी कितनी रहेगी, इनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, पावर क्या है, अगर कोई केस एक बार एनएफआरए ने चालू कर दिया तो क्या किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर है या नहीं है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन जो है वो है आपका 132 में। बहुत ध्यान से काम का सेक्शन है। Constitution of NFRA, National Financial Reporting Authority, right? Financial Reporting Authority। सबसे पहली बात तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था और कॉन्स्टिट्यूट किया था एनएफआरए किस पर्पस के लिए? फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए, चेक करने के लिए, ये प्रोसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके एनएफआरए को कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब एनएफआरए में कितने पर्सन रहेंगे? तो लॉ ने बोला यार जब कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया तो भाई सिंपल चीज है, अपॉइंटमेंट भी कौन करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चल देखते हैं साहब कौन कौन अपॉइंटमेंट करेगा। एक एक तो रहेगा साहब चेयरपर्सन। ऑब्वियसली चेयरपर्सन तो एक ही रहेगा, बट किस लेवल का रहेगा? द चेयरपर्सन शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन, कम से कम 25 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी व्यक्ति को यहाँ पर चेयरपर्सन अपॉइंट होना है। अब जो पर्सन को अपॉइंट करेगा तो लॉ ने बोला भाई तुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, फाइनेंस का, लॉ का, राइट। फाइनेंस का, लॉ का आपको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो भी 25 साल से कम के एक्सपीरियंस वाले बंदे को हम एनएफआरए का चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं करने सकते। जो भी व्यक्ति अपॉइंट होगा वो डिक्लेरेशन देगा गवर्नमेंट को कि भाई उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इन रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट। ये चेक करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कि भाई आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अगर आप चेयरपर्सन अपॉइंट हो रहे हैं एनएफआरए के। आगे ये हो गया एक पर्सन। तीन रहेंगे भाई फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मतलब सब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ एनएफआरए के वर्क में इन्वॉल्व रहेंगे। अ फुल टाइम मेंबर शेल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, नॉट लेस देन 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। बहुत ध्यान से, सब चेयरमैन के केस में 25 साल, फुल टाइम मेंबर के केस में 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। कौन कौन से फील्ड में? अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में, लॉ में, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो तीन तो टोटल 3, 1 + 3 = 4 पर्सन, तो ये हो गए। आगे 9 रहेंगे पार्ट टाइम मेंबर। A part-time member shall be a person not having any financial interest is likely to affect prejudicial his function। 9 रहेंगे पार्ट टाइम मेंबर, तो 9 ये, 3 वो और 1 वो, तो 9 10 11 12 13, ठीक है, टोटल 13 पर्सन। एज अ पार्ट टाइम मेंबर सब इन व्यक्ति का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन रहेगा पार्ट टाइम मेंबर? तो लॉ ने बोला एक पर्सन रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से,
एक पर्सन रहेगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, CNDG को, एक पर्सन RBI का, एक पर्सन सेबी का। हमारे ICAI के जो करंट प्रेसिडेंट होंगे वो NFRA के क्या बन जाएंगे साहब, पार्ट टाइम मेंबर। नेक्स्ट ईयर जो चेंज हो जाएंगे फिर वो बन जाएंगे, राइट, यही कंसेप्ट चलता है। चेयरपर्सन अकाउंटिंग ASB ICAI एक्स ऑफिशियो वो वहां पर रहेंगे। ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ICAI एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वो रहेंगे। और 2 एक्सपर्ट रहेंगे फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल लॉ। यहाँ पर इतने पर्सन रहने वाले हैं। तो भाई कुल मिलाकर साहब ये 9 तरह के पर्सन्स रहने वाले हैं पार्ट टाइम मेंबर। तो 9 तो हो गए पार्ट टाइम मेंबर। याद रखना पार्ट टाइम मेंबर के लिए कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फुल टाइम है 20 साल का एक्सपीरियंस, चेयरमैन साहब है 25 साल का एक्सपीरियंस। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ने बोला यार जो भी आप ये इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भाई पार्ट टाइम तो किसी पर्टिकुलर ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लॉ ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर, बट गवर्नमेंट खुद चेक नहीं करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर से एक अलग से कमेटी बनाएगा। नाम क्या रखा है इसका, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, SCSC, कंसिस्टिंग ऑफ कमेटी। अब ये कमेटी में कौन कौन पर्सन रहेंगे, एक रहेगा कैबिनेट सेक्रेटरी जो इस कमेटी का चेयरपर्सन, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो यहाँ मेंबर रहेगा, सेक्रेटरी MCA का है वो यहाँ पर मेंबर रहेगा, और 3 एक्सपर्ट रहेंगे अपनी अपनी फील्ड के। ये बंदे यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ये बंदे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर कौन होना चाहिए। ये अपनी बात किसको देंगे साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी कमेटी की ओपिनियन के बेस पर चाहे तो अपॉइंट कर सकता है। द सेक्रेटरी MCA shall be the convener of the search cum selection committee। पूरा का पूरा प्रोसेस को यही देखने वाले हैं। The search cum selection committee shall determine the procedure for making its recommendation। किस तरीके से रिकमेंडेशन दे उसका प्रोसीजर की बात है। नो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर। आप इस रीजन पर इसको इनवैलिड नहीं बोल सकते कि भाई कोई वैकेंसी है किसके कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एक्सपर्ट हैं, तो जो मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चेयरपर्सन, उसके मिस्टर ए के अपॉइंटमेंट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। किस ग्राउंड पर, कि सर आपकी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में वैकेंसी है एक की। The search cum selection committee shall make its recommendation in regard to the appointment of chairperson or the member to the central government। ध्यान रखना ये अपनी एक सलाह देंगे, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनकी सलाह माने, रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को within a period not exceeding 120 days from the date of reference made to by the central government। जब से CG ने सर्च कम सिलेक्शन SC/SC कमेटी को बोला है तब से 120 दिन में सब ये व्यक्ति का नाम देंगे कि सर ये व्यक्ति उपयुक्त है सब यहाँ पर अपॉइंटमेंट होने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट चार्ट जो हमने बात की है किसका, सेक्शन 132 का, राइट। फर्स्ट चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या था भाई, चेयरमैन साहब को एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 साल का, 3 फुल टाइम रहेंगे 20-20 साल का एक्सपीरियंस होगा, और 9 रहेंगे पार्ट टाइम जो अलग अलग ऑफिस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चेयरमैन साहब एंड फुल टाइम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा यार, गवर्नमेंट ही करेगा, बट किसकी रिकमेंडेशन पे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये हमको याद में रखना है। चले सेकंड चार्ट। अब अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो भाई रिमूव भी कौन करेगा, गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और अ मेंबर। कब, अगर कोई व्यक्ति एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच कॉन्स्टिट्यूट मॉरल टर्पिट्यूड, अनैतिक कार्य कर दिया किसी ने, फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गया, एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली, या किसी व्यक्ति ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, हैज अब्यूज्ड हिज पोजीशन। लॉ ने बोला साहब इन सारे केसेस में कमेटी किसको बोलेगी, गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट रिमूव करेगी।
नो मेंबर शेल बी रिमूव्ड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना आप रिमूव नहीं कर सकते। आगे, जो भी चेयरपर्सन है या फुल टाइम मेंबर है, सब 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, या इनकी उम्र 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर वो रहेगी। सब ये एक टर्म के लिए और इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम एक व्यक्ति 2 बार ही पार्ट हो सकता है किसका, एनएफआरए का। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक टर्म 3 साल का या उम्र 65 साल 65 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पार्ट टाइम के लिए क्या बोल रहे हैं वो, भाई 3 साल या जब तक वो पोजीशन होल्ड करता है जिसके लिए पार्ट टाइम मेंबर बना। फॉर एग्जांपल आईसीएआई प्रेसिडेंट 1 साल के लिए रहते हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर कोई मिस्टर बी आएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर सी आएंगे और डी आएंगे, अकॉर्डिंगली चेंज होते जाते हैं। बट एक व्यक्ति अगर रहता है तो मैक्सिमम 3 साल तक रहेगा। सैलरी एंड अलाउंसेस, चेयरपर्सन को सैलरी मिलेगी 2.5 लाख रुपए महीना, फुल टाइम मेंबर को मिलेगी 2.25 लाख रुपए महीना, विच एवर। ये तो ठीक है, रीअपॉइंटमेंट वाला कंसेप्ट था हमारे पास में। लीव, छुट्टी कैसी क्या मिलेंगी, तो लॉ ने बोला द चेयरपर्सन एंड द फुल टाइम मेंबर शेल बी एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग लीव्स। पहला, अर्नड लीव्स मिलेंगी एट अ रेट ऑफ 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर ऑफ सर्विस। हर 30 दिन के बराबर एक छुट्टी मिलेगी। कैजुअल लीव साल भर में, सब कैलेंडर ईयर में, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक 8 छुट्टियां आपको मिलने वाली हैं। ये चीज काम की है। ये हमारा एक चार्ट है, थर्ड चार्ट है, जो सेकंड चार्ट है एनएफआरए का, जो हमने बात की है। अब फंक्शंस, काम क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। फंक्शंस ऑफ एनएफआरए, सब क्या करेगा, लॉ ने बोला भाई रिकमेंडेशन देना है आपको, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रखना सब, रिकमेंडेशन मतलब सलाह देना है आपको, और जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट आपकी सलाह माने ही, आपको अपनी सलाह देकर छोड़ देना है, काम खत्म आपका। ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये चेक करना है। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशन associated with ensuring compliance with such standards, ये चेक करना है। perform such other function as the case may be, right। ये चेक करना है आपको फंक्शंस ऑफ एनएफआरए में कि भाई कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी एनएफआरए। पहला है रिकमेंडेशन, आर। दूसरा है मॉनिटर, एम। ओवरसी द क्वालिटी और परफॉर्म सच अदर फंक्शन, राइट। आर एम पी क्यू, आर एम क्यू पी कुछ भी डाल दें यहाँ पर आप, राइट। एम पी क्यू, आप एक काम करें, इसको लिखें साहब ओ एम आर पी, ये आपका हो गया कोड। ओ स्टैंड्स फॉर ओवरसी द क्वालिटी, राइट। एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटर, आर स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेशन और पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्म, राइट। तो ओ एम आर पी मतलब ये उसके बेस पर इनके फंक्शंस रहने वाले हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ओवरसी द क्वालिटी, M stands for monitor, R stands for recommendation, and P stands for perform. NFRF shall consist of person of eminence and expertise in field. Maximum कितने बंदे रहेंगे यार, सब मिलाकर लॉ ने बोला 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, NFRA shall, अब इंपॉर्टेंट चीज है, इनको पावर दी गई है कि भाई आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इधर स्यू मोटो मतलब ऑन its own motion or by a central government reference into the matter of misconduct committed by any member या firm of CA registered under the CA Act 1949 में। सब जो भी CA Act 1949 में या तो कोई प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है या कोई फर्म रजिस्टर्ड है, लॉ ने बोला आप इनके अगेंस्ट में केस कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेकंड, इनको वही पावर है जो सीपीसी में सिविल कोड को दी गई है।
सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में, फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन। थर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर। तीन तरह की पावर है, वो इनको पावर दी गई है। इफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड, अगर प्रूफ हो गया कि ये सीए ने, प्रोप्राइटरशिप ने या किसी फर्म ने कोई समस्या करी है, मिसकंडक्ट किया है, तो एनएफआरए के पास देखो भैया शेल कंपल्सरी हैव द पावर टू मेक ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी। अब इंपॉर्टेंट चीज है यार, इंडिविजुअल मतलब अगर प्रोप्राइटरशिप है तो लॉ ने बोला मिनिमम 1 लाख रुपए में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। जितनी फीस मिली है आपको उस क्लाइंट से, उसका 5 गुना तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और यही अगर फर्म है तो 5 लाख रुपए, यहाँ 10 टाइम्स तक फीस रिसीव्ड का कंसेप्ट है। एंड हम डिबार कर देंगे सब मेंबर को या फर्म को प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 10 साल के लिए जो एनएफआरए ने डिसाइड किया है। हम ऐसे मेंबर को डिबार भी कर सकते हैं कि भाई अब तो सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। याद रखना साहब, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिस केस में एनएफआरए ने डिबार भी किया है। आगे, अब हुआ क्या सब, फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म के अगेंस्ट में डिबार किया, वो पर फर्म को लगता है कि वो अग्रीव्ड है, तो वो इनके अग्रीव्ड मतलब निर्दोष है, तो वो क्या करेगा, एनएफआरए के अगेंस्ट में अपील करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में। 90 दिन के अंदर एक्सटेंशन विल बी अलाउड अगर सफिशिएंट कॉज अवेलेबल है तो। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, एटी जो है, वो क्या करेगा साहब, सुनवाई करेगा उस वाले ऑर्डर को जो एनएफआरए ने दिया। एनएफआरए के ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड। सेट असाइड मतलब काइंड ऑफ कैंसिल, रफा दफा कर सकता है, या मेंबर को डिबार कर सकता है, फर्म को डिबार, या वापस वो केस रेमिट द केस टू द अथॉरिटी फॉर सच इंक्वायरी, या जो भी ऑर्डर वो चाहे अपीलेट अथॉरिटी वो ऑर्डर पास कर सकता है। राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया। हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। अकाउंट्स एनएफआरए के ऑडिट कौन करेगा, सीएनडीजी। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन अ एनुअल बेसिस पर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एनएफआरए shall prepare a annual report giving a full accounts of its activity during the financial year और फॉरवर्ड कर देगा कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कहां पर रखनी है आपको, ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में वो कॉपी आपको रखनी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एनएफआरए के लिए जो हमने बात की है। राइट, ध्यान से। आगे एक और चार्ट है, बहुत ध्यान से। अब हम बात करें यार रूल्स की। रूल्स 2018 में क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स गवर्न बाय एनएफआरए, ये कौन सा रूल है भाई, रूल नंबर 3। मतलब एनएफआरए कौन कौन सी कंपनीज के लिए, ध्यान रखना अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि भाई सीए फर्म के काम को चेक करता है, सीए इन प्रैक्टिस के काम को चेक करता है, बट रूल्स में सब इन्होंने कंपनीज के ऊपर भी दायरा बढ़ा दिया। एनएफआरए शैल एक्सरसाइज इट्स पावर विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट। पहला भाई, लिस्टेड कंपनी के लिए सब इनको पावर है, किसको, एनएफआरए को। मतलब किसी भी लिस्टेड कंपनी के काम को चेक करेगा कि भाई अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए नहीं हुए, और अकॉर्डिंगली वो सीए को क्या देगा, पनिशमेंट देगा। तो भाई लिस्टेड कंपनी एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को चेक कर सकता है, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, जिनकी कैपिटल 500 करोड़ से कम है, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है, मतलब कम इतना है मिनिमम, सॉरी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कौन सी कंपनी कवर है, जिनकी पेड कैपिटल कम से कम 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से कम नहीं है, या बोरिंग जो की है आपने एज ऑन 31 मार्च ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 500 करोड़ से कम नहीं है। मतलब आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, आपकी एक ए लिमिटेड कंपनी है और ये लिस्टेड नहीं है। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर लग गई तो भाई आपको एनएफआरए चेक कर सकता है। 500, 1500, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2,
A company or a body corporate shall continue to be governed by the NFRA for a period of 3 year, भले ही आप लिस्टेड नहीं रहे या आपकी कैपिटल टर्नओवर या लोन वगैरह कम हो गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे जो सेपरेट एक्ट से गवर्न होती हैं कंपनीज, सब NFRA इनको भी चेक कर सकता है। किन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एक्ट को फॉलो करा कि नहीं करा, ये देखेगा वो। Any body corporate or a company or a person or any class of body corporates or companies or person on a reference made to NFRA by central government in public interest, उनको भी चेक कर सकता है। ई वाला पॉइंट, a body corporate incorporated or registered outside India, कोई कंपनी बाहर है, जो सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है of any company or body corporated incorporated or registered in India reference to point, मतलब ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी इन चारों की कोई सब्सिडरी कंपनी है या इन चारों की कोई एसोसिएट कंपनी है और ये रजिस्टर्ड कहाँ है यार, आउटसाइड इंडिया, हम इनको भी चेक कर सकते हैं। ये रेड मार्क कर, सब सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी को भी चेक कर सकते हैं। कब? इफ द इनकम और नेटवर्थ ऑफ सच सब्सिडरी associate company exceeds 20% of the consolidated income or consolidated net worth such a company or a body corporate as the case may be referred to in point A to above। मतलब हम क्या कर सकते हैं सब, हम ये वाली कंपनी को भी चेक कर सकते हैं अगर ये वाली कंपनी नेट प्रॉफिट मतलब नेट इनकम या नेटवर्थ में इनकी 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी है कंसोलिडेट बेस पर, तो फिर लॉ ने बोला हम ऐसी सब्सिडी कंपनी एसोसिएट कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड हैं उनको भी NFRA चेक कर सकता है। याद रखना सब, ये रूल 3 2018 का रूल बहुत काम का है। आगे थ्योरेटिकल पॉइंट, इंटीमेशन बाय सर्टेन कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट टू NFRA, रूल 3 की बात है। Every existing body corporate other than a company governed by these rules, इसके अलावा shall inform करेगा NFRA को 30 दिन के अंदर, जब से ये रूल्स कमिटमेंट हुआ, मतलब नवंबर 2018 से 13 नवंबर 2018, 30 दिन के अंदर इनफॉर्म NFRA 1 द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑडिटर, बराबर है। आगे recommending auditing standards and accounting standard, rule 6 for the purpose of recommending AS या एसेज for approval by central government, the NFRA shall, first point, shall receive recommendation from ICAI on proposal for new accounting standard, auditing standards for amendment to existing accounting standard and auditing standard, या कोई इंफॉर्मेशन ICAI से रिकमेंडेशन वगैरह मांग सकती है। NFRA shall consider the recommendation, जो भी दिया है सब उसको कंसिडर करेगी और बाद में रिकमेंडेशन किसको देना है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉन्ट्रावेंशन, अगर किसी कंपनी ने या किसी ऑफिसर ने या किसी ऑडिटर ने या किसी व्यक्ति ने रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर जिसने ये डिफॉल्ट की है सेक्शन 450 में आपके अगेंस्ट में हम पनिशमेंट लगा देंगे, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आई बात भाई फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ NFRA। द अथॉरिटी शैल प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, क्या प्रोटेक्ट करना है आपको, पब्लिक इंटरेस्ट and interest of investors, creditors, other associated with the companies or body corporates governed under Rule 3 by establishing high quality standards of accounting auditing standard। आप क्या करोगे भाई, पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए पर्पस से इन्होंने चेक करना शुरू किया है कि भाई हाई क्वालिटी इफेक्टिवनेस रहे ऑडिटर्स की। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the authority shall maintain details of particulars of auditors appointed in companies, body corporate, recommend auditing standards and accounting standards for approval by central government, monitor and enforce, वही चीज आ गई, oversee, monitor, recommend, promote awareness in relation to compliance with the accounting standards, cooperate with the national international organization, जो बाहर भी काम करती है उनका cooperation काम है,
या परफॉर्म सच अदर फंक्शन, राइट। OMRP वाला सिस्टम तो यहाँ पर आ गया है, राइट। OM, ये M मेंटेन वाला भी हो जाएगा, ये भी प्रमोट का P हो जाएगा, OMRP C, ये कॉर्पोरेट का C हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू रूल्स लिमिटेशंस वगैरह वगैरह, आप ये कोई भी फंक्शंस के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। सब ये है हमारा छोटा सा कंसेप्ट सेक्शन 132 का। किसके कौन सा पर्पस है यार? NFRA की ओवरऑल बात की गई है। सेक्शन 133 भी इसी के साथ में पढ़ लें भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना है क्या चीज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द पावर टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके पास है? ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब स्टेजेस क्या होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। एट द फर्स्ट स्टेज हमारा ICAI रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड स्टेज ये स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एग्जामिन करता है NFRA। NFRA क्या करेगा? रिकमेंडेशन खुद की भी देगा। और थर्ड स्टेज गवर्नमेंट एग्जामिन करता है रिकमेंडेशन मेड बाय NFRA, और जो NFRA ने बोला है उसको वो कंसल्ट करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड घोषित कर देता है। पोजीशन until AS are prescribed by central government. The standards of accounting as specified in Companies Act 1956 shall be deemed to be the AS until AS are specified by central government। मतलब जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चले आ रहे थे लोने का, उनको ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानेंगे जब तक कि गवर्नमेंट 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना प्रिस्क्राइब कर दे। Forms and items contained in financial statement. The financial statement shall be in the form specified in Schedule 3। आपको obviously Schedule 3 follow करना है to the Act and comply with the accounting standard and Indian accounting standard as applicable. The item contained in the financial statement prepare करना है according with the definition and requirement specified in the AS, right? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना है। ये बेसिक चीज है 133 में। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम का नहीं है भाई सेक्शन नंबर 133, बट 132 बहुत काम का है।